Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcomes to Angel Institutes. Dear children, this is a good opportunity for your lab developments and your career because the Angel Institute provided to you fully well developed digital classroom and the practicals lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग फोर्थ लेक्चर की बात करेंगे। हालांकि फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, आप वहां पे जाकर के देख लेना। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन से फोर्थ लेक्चर की बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, ये तीनों ही लेक्चर आपको यूट्यूब पे एंजल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं जब भी लाइव आऊं, जब भी मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हो जाऊं तो आपको वो वीडियो मिल सके। तो बिना देर के डायरेक्टली शुरू करते हैं, हम लोग को पढ़ना क्या है। फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको। दूसरी बात करें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, लेक्चर नंबर थर्ड में हम आपको पढ़ा चुके थे। आज के दिन हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स और एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करेंगे। ये हम लोग दो टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, है ना। ये हालांकि बात करेंगे, बिना देरी किए डायरेक्टली शुरू करते हैं। हेडिंग दे दीजिए आप, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, है ना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये पूरा हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको ये सारी की सारी पीडीएफ शेयर की जाती है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाएंगे, है ना। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अच्छा, एक चीज आप समझेंगे कि जब मैं आपको शुरू में बता रहा था तो उस समय हम आपको बताए थे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये बात हम बहुत पहले आपको कर दिए थे, बता दिए थे, समझा दिए थे। पिछला वाला लेक्चर में ये बात भी हमने बताया था कि जो मेल गैमेट है, मेल से दो गैमेट आते हैं, एक ये और एक ये। एक वाला जो है ना, यह पोलर से फ्यूज करता है और ये पीईएन का निर्माण करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है। और दूसरा वाला जो है ना, यह एग से फ्यूज करता है और ये जो है जाइगोट का निर्माण करता है ना। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। जो पीईएन है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो जाइगोट है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। पहला क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म। दूसरा क्या बन रहा है? एम्ब्रियो। और ये एंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो दोनों जिस स्ट्रक्चर में रहते हैं उसे सीड कहा जाता है। और ये सीड जिस स्ट्रक्चर में रहता है उसे फ्रूट्स कहते हैं। यानी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में टोटल 4 टॉपिक समझाने वाले हैं। पहला एंडोस्पर्म, दूसरा एम्ब्रियो, तीसरा सीड और चौथा फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। डिटेल एनालिसिस होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद से आप एक चीज देखिए, ये क्या है? ये एम्ब्रियो सेट। फर्टिलाइजेशन के बाद से जो एग है ना, जो एग है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। आप यहां देखिए, एग किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट में। और जो पोलर न्यूक्लियस था जहां पे 3 न्यूक्लियस मिले, ये पीईएन का निर्माण कर लिया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण कर लिया। और ये जो सेल बना प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहलाता है ना बात। एग जो है, जो जाइगोट में कन्वर्ट हुआ है, ये जाइगोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा,
जब जबकि ये पोलर न्यूक्लियस जो पीएन का निर्माण कर लिया है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। सॉरी, ये किसका डेवलपमेंट करेगा? देखिए, ये जो है ये एम्ब्रियो का और ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेगा। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेगा। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म ये दोनों जिस स्ट्रक्चर में रहेंगे उसे सीड कहेंगे, और सीड जिसमें रहेगा उसे फ्रूट्स बोला जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेनली 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। भाई तीनों स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ये चीज आप जरूर ध्यान देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद से जो 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो तीनों क्या क्या है? भाई पहला है आपका एंडोस्पर्म, है ना। एंडोस्पर्म का निर्माण वास्तव में कैसे हुआ है, तो ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। एक थे मेल गैमेट, है ना, प्लस दो थे पोलर का, मिला है तब जाकर के, यानी ये दोनों मिला है ना तो 3n का निर्माण हुआ। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। यानी जो एंडोस्पर्म है वो क्या है? 3n है। 2 ये पोलर न्यूक्लियस और एक ये मेल गैमेट्स। अच्छा, एम्ब्रियो कैसे बना है? एम्ब्रियो में एक जो है मेल गैमेट्स और प्लस बात करें ना एक एग यानी फीमेल गैमेट्स बना है। यानी इसमें जो गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम होगा, ये 2n होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। एक चीज ध्यान में रखे रहेंगे, ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों जिस स्ट्रक्चर में रहेंगे उसे सीड बोला जाएगा, और सीड जिस स्ट्रक्चर में रहेगा उसे फ्रूट्स कहा जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर आर 4 स्ट्रक्चर आर फॉर्म। नंबर 1 एंडोस्पर्म, नंबर 2 एम्ब्रियो एंड नंबर 3 सीड। अब हम लोग पहला डिटेल पढ़ेंगे, एम्ब्रियो क्या होता है। अच्छा, एम्ब्रियो जो है ना, जैसे आप चना को देखिए, चना को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यदि आप चना देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का चना मान लीजिए, है ना। यहाँ पे नाक जैसी संरचना होती है। ये जो नाक जैसी संरचना है ना, यही कहलाता है एम्ब्रियो। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, 2 को दलिया ऐसे तोड़ते हैं, वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा एंडोस्पर्म कहलाएगा। यानी एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना। एंडोस्पर्म क्या करता है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे देता है, पोषण दे देता है, ताकि डेवलपमेंट हो और नए प्लांट का निर्माण हो। तो ये कहानी रही का एम्ब्रियो की और एंडोस्पर्म की। यदि एक पॉइंट हम आपको लिखवाएं तो आप बहुत आसानी से लिख जाएंगे। द मेन फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो टू द प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना। यानी एंडोस्पर्म का मेन काम क्या होता है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, भोजन पोषण प्रोवाइड करना। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस हम लिखवाए हुए हैं आपको कि द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, यानी ये जो सेल है जिसका नाम लिखे हुए हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये बार बार डिवाइड करती है एंड एंडोस्पर्मिक टिश्यू का निर्माण करते। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू, है ना। ये एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाता है। और एंडोस्पर्मिक टिश्यू क्या होता है? तो वो फुल्ली रिजल्व फूड मटेरियल होता है, और वो फूड मटेरियल दे देता है एम्ब्रियो को कि एम्ब्रियो आगे चल करके डेवलपमेंट करे, विकास करे, और उस एम्ब्रियो से नए प्लांट का निर्माण हो सके। तो ये बातें थी किसकी बात? एंडोस्पर्म की। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द सेल ऑफ दिस टिश्यू, द सेल ऑफ दिस टिश्यू माने एंडोस्पर्मिक टिश्यू फिल्डेड विथ द रिजर्व फूड मटेरियल, भाई उसमें भोजन मटेरियल भरा रहता है, एंड यूज न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और वो भोजन की तरह वर्क कर रहा है किसके लिए? डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है? तो वो देता है एंडोस्पर्म। थर्ड पॉइंट देखिएगा, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, वो चीज आप चुटकी में समझ जाना, है ना।
जो जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना रहता है तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट 2 स्टेप में होता है। नंबर 1 स्टेप होता है फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। नंबर 1 क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन, है ना। और नंबर 2 होता है सेलुलराइजेशन। क्या होता है? सेलुलराइजेशन होता है। अब ये दोनों बात समझिए क्या है, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन क्या है और सेलुलराइजेशन क्या है। जब एंडोस्पर्म बनना रहना है ना, तो उस समय अक्सर देखा गया है कि सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन होगा। जैसे आप कोकोनट देख रहे हैं, है ना, नारियल का पानी देख रहे हैं, तो नारियल की पानी के केस में क्या है कि जो नारियल का पानी है उसमें फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन हुआ है, लेकिन जैसे ही सेलुलराइजेशन होगा, जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा, उस समय जो पानी होगा वो किनारे की तरफ जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, और किनारे की तरफ जाकर के इकट्ठा हो जाएगा तो एक व्हाइट कलर का मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। वो व्हाइट कलर का मटेरियल जो देखने को मिला ना, वो सेलुलराइजेशन के फलस्वरूप बना। लेकिन फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन कब होता है? जब वो लिक्विड स्टेज में रहता है ना। ये चीज आप अपने माइंड में ध्यान रखे रहेंगे। तो देखिए बोर्ड पे ये चीज लिखा क्या है, इस चीज को देखिए एक बार, आपको आसानी से समझ में आ जानी चीजें हैं ये क्या बातें हैं। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट्स द PEN undergo successive nuclear division and to give rise फ्री न्यूक्लियर। आप देखिए ना, सबसे पहले क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। अब जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तो अब क्या होगा? सेलुलराइजेशन होगा। वही बातें हो गई, नारियल में पानी बन चुका है, अब क्या? अब किनारे की तरफ जाकर के इकट्ठा होगा और गड़ी का निर्माण होगा। देखिए, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस तरीके के एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं भाई? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप आएगा सेलुलराइजेशन। Subsequently, the wall formation occurs and the endosperm becomes cellular। दूसरा स्टेप है ये। अब क्या होगा? सेलुलराइजेशन होगा, जिससे जिससे गड़ी का निर्माण हो जाएगा। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, अब गड़ी का निर्माण हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सेलुलराइजेशन कहा जाएगा। और इस स्टेज, यही बातें हैं, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन, है ना। सेलुलराइजेशन के पहले ये चीजें बन जाती। आप यहां पे देखिए ना, चीजें हम ऐसे समझाओ। ये नारियल का पानी है, तो नारियल का जो पानी है इसमें पहले क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। अब क्या होगा बताइए? ये जो व्हाइट कलर की गड़ी का निर्माण हो जाएगा ना, इसे बोला जाएगा सेलुलराइजेशन। सेलुलराइजेशन, ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। तो पहले क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, पानी बन गया, और जब व्हाइट कलर की गड़ी बनी तो ये प्रोसेस क्या कहला रही है? सेलुलराइजेशन कहला रही है। एग्जाम्पल देखिए, इन कोकोनट वाटर। आप कोकोनट वाटर से बहुत अच्छा फेमिलियर होंगे। वो कोकोनट वाटर कुछ नहीं है, इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, दैट मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लिया, जिसके अंदर हजारों न्यूक्लियस हैं, एंड सराउंडेड विद व्हाइट कर्नेल। जो सफेद रंग की जो किनारे किनारे घिरा हुआ है वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो बस यही बातें थी दो तरीके के एंडोस्पर्म की, एक सेलुलर एंडोस्पर्म और एक क्या था? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात की थी। अब एक चीज और भी देखिए, कुछ सीड ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं, जब उनका डेवलपमेंट होना रहता है ना, तो अपने पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपमेंट के दौरान अपने पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाते, पूरा नहीं खा पाते हैं, उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। आइए समझते हैं इस बात को। लिखा हुआ है क्या? एंडोस्पर्म में बी आइदर कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो है कभी कभी कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गए,
ये सब के सब एम्ब्रियो जो है अपने एंडोस्पर्म को पूरा खा जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है इट मे बी परसिस्ट इन द मैच्योर एम्ब्रियो, कभी कभी ये मैच्योर एम्ब्रियो में पाया भी जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है, कैस्टर एंड कोकोनट, ये चीज आप याद करके जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, एग्जांपल पी एंड ग्राउंडनट, मे बी परसिस्ट इन मैच्योर सीड, एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट। ये दोनों बातें पूछी गई हैं एग्जाम में, आप समझ करके जाना। अब एक चीज बताइए, एंडोस्पर्म को खा कौन रहा है, खुद से बताइए, जरा सोचिए। एंडोस्पर्म को खा कौन रहा है, तो भाई एम्ब्रियो खा रहा है ना। यदि एंडोस्पर्म कंप्लीट हो गया तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। तो आप भी हेडिंग दे दीजिए दूसरा एम्ब्रियो। अभी तक हमने आपको क्या समझाया, एंडोस्पर्म, अब हम आपको क्या समझाएंगे, एम्ब्रियो समझाएंगे, है ना। हालांकि मैं आपको एम्ब्रियो दो तरीके का बताने वाला हूं, एक डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो की बात करूंगा मैं, और एक मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो की बात करूंगा। आइए शुरू करते हैं, क्या होता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो कैसे न्यूट्रिशन लेता है एंडोस्पर्म से। आप यहां पे नोटिस करिए, फर्टिलाइजेशन हुआ था, है ना। जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तो उस समय हुआ क्या, एक जाइगोट बना था, है ना भाई, एक क्या बना था, जाइगोट, जिसमें क्रोमोसोम 2n था, और एक बना था पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये 3n क्रोमोसोम था इसमें, और इसमें क्या था, 2n क्रोमोसोम था। वास्तव में ये जाइगोट ही डेवलप करता है और डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। और ये तो डेवलप करके किसका निर्माण किया था, एंडोस्पर्म का। यानी कह सकते हैं द एम्ब्रियो डेवलप बाय द जाइगोट, है ना। द एम्ब्रियो डेवलप बाय द जाइगोट, ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, भाई जाइगोट से डेवलप होता है। एक चीज और भी समझिए, भले ही मैं मोनोकाट सीड की बात करें, मोनोकाट प्लांट की बात करें, या डाइकॉट की प्लांट की बात करें, दोनों के केस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिमिलर ही होता है इनिशियल स्टेज में, लेकिन बाद में जाकर के डिफरेंस हो जाता है ना। इनिशियल स्टेजेस सिमिलर होते हैं, लेकिन बाद में जाकर के क्या हो जाता है, डिफरेंसेस हो जाते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए, ये डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड में क्या हो रहा है कि जो जाइगोट है यहाँ पे, ये जाइगोट एक सबसे पहले साइज में बड़ा हुआ, ये जाइगोट है, और जाइगोट डिवाइड कर रहा है, दो सेल बना रहा है, एक बड़ी सेल बना रही है, मिस लार्जर सेल बना रही है, और एक स्मॉलर मतलब छोटी सेल बना रही है। बड़ी सेल डिवीजन नहीं करती है, लेकिन छोटी वाली सेल डिवीजन करती है, और डिवीजन करके सस्पेंसर सेल बनाती है, और ये सस्पेंसर गोलाकार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके के एम्ब्रियो को बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो का पाया जाना ये डाइकोटिलेडन सीड की मुख्य विशेषता है। अब एक चीज और भी देखिए, जो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो यहां पे डिवीजन करना स्टॉप कर देता है बीच में, और स्टॉप करके ये ऐसे बढ़ने लगता है। आप इस चीज को समझिए जरा, ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ना, ये ऐसे डिवीजन करने लगता है, यहां पे लंबाई में बढ़ने लगता है ना। तो जब ये लंबाई में बढ़ने लगता है तो ये धीरे धीरे हार्ट शेप्ड में हो जाता है, और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो भी किस में पाया जाता है, डाइकॉट में पाया जाता है। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे, एक बार पूछा हुआ था, द प्रेजेंस ऑफ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ऑप्शन याद रखे रहिएगा, डाइकोटिलेडन सीड। तो यहाँ पे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ये वाली सेल है सस्पेंसर कहलाती है, और नीचे वाला ये क्या कहलाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये जो बन रहा है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, ये आगे की तरफ जाकर के डेवलपमेंट करता है और कॉटिलेडन्स का निर्माण कर लेता है। वे प्लांट जिसमें डेवलप करके दो कॉटिलेडन्स बनते हैं उन्हें डाइकॉट प्लांट कहा जाता है, और जिसमें कॉटिलेडन सिंगल बनता है उसे क्या कहा जाएगा, मोनोकॉट प्लांट कहलाता है। और कॉटिलेडन्स के ठीक पास यहाँ पे प्लूम्यूल बनता है, और यहाँ पे रेडिकल का निर्माण होता है, और रेडिकल आगे की तरफ डेवलप करेगा
और ये रूट सिस्टम का निर्माण कर लेगा। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। और प्लूम्यूल डेवलप करेगा, ये शूट सिस्टम यानी कि स्टेम का निर्माण करेगा आगे चल करके। तो ये बातें क्या हुई, ये बातें हुई आपके एम्ब्रियो के बारे में। आई होप ये चीजें समझ में आई। तो हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो। बताइए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होता है? तो आप एक शब्द में कहेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कहां से भाई? जाइगोट से स्टार्ट होता है ना। ये जाइगोट डेवलप करता है, दो सेल बनाता है, एक लार्जर सेल बनाता है और एक स्मॉलर सेल। जो बड़ी वाली सेल है वो डिवीजन नहीं करती है, लेकिन छोटी वाली सेल डिवीजन करके सस्पेंसर और ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो का निर्माण करती है। और ये ग्लोबुलर सेल कन्वर्ट हो जाता है हॉट शेप्ड एम्ब्रियो, और हॉट शेप्ड एम्ब्रियो नीचे की तरफ दोनों दो जो हैं ये कोटिलिडन्स का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे प्लूम्यूल बन जाता है और यहाँ पे रेडिकल बन जाता है ना बात है। आइए एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। द एम्ब्रियो develop at the micropylar end of embryo sac where zygote are situated। आप एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर तो देखिए, ऐसे था एम्ब्रियो सैक। यदि एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक था कैसे? ऐसे था, यहां था एक दो थे सिनर्जिड, यहाँ पे था एंटीपोडल, यहाँ पे था पोलर। तो भाई यहाँ एग यहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे है। तब जाहिर सी बात है जब एग माइक्रोपाइलर एंड पे है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी कहां होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, जहां पे जाइगोट का निर्माण होगा। वही बातें लिखा हुआ है, द एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। जहां पे जाइगोट होगा वहीं पे एम्ब्रियो का निर्माण होगा। मोस्ट ऑफ जाइगोट डिवाइड ओनली ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। अच्छा, बहुत ज्यादा जो एम्ब्रियो होते हैं, यानी बहुत ज्यादा ऐसे जाइगोट जो होते हैं वो डिवाइड स्टार्ट कर देते हैं जब एंडोस्पर्म बंधा हो रहता है। दिस इज द एडाप्टेशन टू द प्रोवाइडिंग एंश्योर द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एक प्रकार का एडाप्टेशन है कि भाई थोड़ा सा एम्ब्रियो बना, उसी समय उसने डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। ये बातें थी। द सीड डिफरेंट। अच्छा, अब बीज भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। यदि उसमें दो ठे कोटिलिडन्स हुआ तो डाइकॉट कहा जाएगा, और सिंगल कोटिलिडन्स है तो मोनोकॉट कहा जाएगा। द सीड डिफर greatly the earlier stage of embryo developments embryogeny are similar in both monocotyledons and dicotyledons। अक्सर शुरुआती की स्टेजेस होती हैं, शुरुआती का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है बोथ मोनोकॉट में और डाइकॉट में, दोनों में क्या होता है? सिमिलर होता है। लेकिन आगे चल करके जब डेवलपमेंट होगा और सिंगल कोटिलिडन्स बनेगा तो उसे मोनोकॉट कहेंगे, और दो कोटिलिडन्स बनेगा तो उसे क्या कहेंगे जाएगा? डाइकोटिलिडन्स कहा जाएगा। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप यहां पे देखिए ना, अब एक चीज समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो एंड डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। ये देखिए, ये डाइकोटिलिडन्स है। यहाँ पे कोटिलिडन्स आपको कितना दिखाई दे रहा है? दो थे। एक ये कोटिलिडन्स आपको नोटिस आ रहा है, ये वाला, और एक ये वाला। तो कोटिलिडन्स कितना है भाई? यहाँ पे दो थे है की बात नहीं? लेकिन यहां पे देखिए, ये यहां पे कोटिलिडन्स सिंगल बन रहा है, लेकिन यहां पे जो सिंगल कोटिलिडन्स है उसे कोटिलिडन्स न कह करके इसे हम लोग कह सकते हैं स्कूटेलम कहते हैं। तो कई बार पूछा हुआ है कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके कोटिलिडन्स को हम कोटिलिडन्स नहीं कह के क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है स्कूटेलम, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। स्कूटेलम क्या है? स्कूटेलम वास्तव में ये कोटिलिडन्स है, जब सिंगल रहे तो उसे स्कूटेलम कहेंगे, है ना। एक चीज और भी थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। बताइए, ये डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो है और ये मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो है। आप यहां पे देखिए, डाइकोटिलिडन्स में यहां प्लूम्यूल है और यहां पर रेडिकल है। तो रेडिकल डेवलप करके रूट सिस्टम का निर्माण करेगा ना, और प्लूम्यूल डेवलप करके स्टेम का निर्माण करेगा। डाइकॉट की मैं बात कर रहा हूं, है ना। और ये क्या है? कोटिलिडन्स। ये और ये क्या हो गया? कोटिलिडन्स। ये हाइपोकोटिलिडन्स है। आगे एक बात समझिएगा, जब रेडिकल रूट सिस्टम का निर्माण करेगा ना तो रेडिकल के ऊपर कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इसके कैप जैसी स्ट्रक्चर को रूट कैप के नाम से जाना जाता है।
प्लूम्यूल डेवलप करके स्टेम का निर्माण करेगा। तो ये किसकी थी? ये बातें थी डाइकॉट की, है ना। अब क्या बातें होगी? मोनोकाट एम्ब्रियो की बात होगी। अच्छा एक चीज समझिएगा, जो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो है, जो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो, इसकी तो बात ये थी कि दो ठे कोटिलेडन्स होगा, लेकिन मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो में कोटिलेडन्स दो नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, और इसके कोटिलेडन को हम लोग स्कूटेलम कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा अपने माइंड में। स्कूटेलम वास्तव में क्या है? ये कोटिलेडन्स ही है जो सिंगल दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखिए। ऊपर क्या होगा? प्लूम्यूल, और नीचे क्या होगा? रेडिकल। ऐसे ही मोनोकाट में भी ऊपर होगा प्लूम्यूल, है ना, और नीचे क्या होगा? रेडिकल। रेडिकल डेवलप करके रूट सिस्टम का निर्माण करेगा, है ना। प्लूम्यूल डेवलप करके ये सूट सिस्टम का निर्माण करेगा। सूट मीन्स होता है स्टेम, है ना, सूट सिस्टम का निर्माण करेगा। एक चीज लास्ट बात समझिए, वे स्ट्रक्चर, वे कवरिंग जो सूट के बाहर होता है, स्टेम के बाहर होता है, इसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ये रिमार्क में याद करना, व्हाट इज कोलियोप्टाइल? द आउटर कवरिंग ऑफ द सूट, द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, while outer covering of radical is known as कोलियोराइजा, है ना। तो दो बातें हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। इसे गोफा के नाम से भी जाना जाता है। जब रेडिकल का आउटर कवरिंग हो ना, उसे कोलियोराइजा कहा जाएगा, और जब प्लूम्यूल का आउटर कवरिंग हो तो उसे क्या कहा जाएगा? कोलियोप्टाइल कहा जाएगा। और लास्ट एक एडिशनल स्ट्रक्चर याद करिएगा, इपीब्लास्ट, है ना। यहां पे एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है, इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? इपीब्लास्ट कहते हैं। ये मोनोकोटिलेडन सीड है और ये जो है डाइकोटिलेडन सीड है। तो ये मैंने आपको दोनों बातें समझा दिया। आई होप इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। आइए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं एनसीईआरटी की बातें। देखिएगा, द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली द ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हॉट शेप्ड एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। मींस क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा इस बात को समझिए। कह रहा है क्या कि जो जाइगोट होता है, जैसे मान लीजिए ये जाइगोट है, ये जाइगोट डेवलपमेंट करेगा, पहले बनाएगा प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, और प्रो एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लोबुलर एम्ब्रियो में, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में। ग्लोबुलर एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट होगा? हॉट शेप्ड एम्ब्रियो में, हॉट शेप्ड एम्ब्रियो में। और हॉट शेप्ड एम्ब्रियो जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो में, मैच्योर। ये बातें थी। तो क्या कर रहा है? द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट से सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर क्या बनेगा? हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और लास्ट में क्या हो जाएगा? मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखे हैं कैसे मैच्योर एम्ब्रियो बन रहा था, है ना। अच्छा एक चीज आप बताइए, डाइकोटिलेडन्स में कोटिलेडन्स की संख्या कितनी होगी? 2, और मोनोकाट में क्या होगा? कोटिलेडन्स की संख्या 1 होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। हालांकि मैं आपको डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर समझा दिया है, आपको यहीं पे समझाया है डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। बताइए क्या होगा? 2 ठे कोटिलेडन्स होगा, प्लूम्यूल होगा, रेडिकल होगा, और क्या होगा? हाइपोकोटिल होगा। यदि स्ट्रक्चर देखे डाइकोट एम्ब्रियो का, अ टिपिकल डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स। आप यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक्सिस होता है, जैसे यहां पे देखिए, मान लीजिए ये कोटिलेडन्स है ना, ये कोटिलेडन्स है। तो यहां सेंटर में क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। इस सेंटर में क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाएगा। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? तो याद रखिए, a typical dicotyledons embryo consists of embryonal axis or 2 cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons of epicotyl, epicotyl के ठीक ऊपर होगा। यहां पे हम आपको समझाए थे, which is terminate with the plumule, जो कि खत्म होगा कहां पे? प्लूम्यूल से।
और नीचे की तरफ रेडिकल से। और स्टेम टिपिकली सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लीफ कॉटिलेडन्स इज कॉल्ड एज हाइपोकॉटिल। इसके नीचे जो होगा ना, ये वाला रीजन हाइपोकॉटिल, ये प्लूम्यूल, ये हाइपोकॉटिल, और हाइपोकॉटिल के नीचे क्या होगा, रेडिकल, रेडिकल के नीचे क्या होगा, रूट कैप होगा, है ना, वो बात है हाइपोकॉटिल। दैट टर्मिनेट इनटू द लोअर एंड ऑफ द रेडिकल, जो नीचे की तरफ जाकर के किसमें टूटेगा, किसमें खुलेगा, रेडिकल में, और रूट टिप्स इज कवर्ड विद द रूट कैप। तो ये बातें थी, एक बार और समझिए इस पूरे सेंटेंस का मतलब अ टिपिकल डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नंबर 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस, नंबर 2 कोटिलेडन्स। ये देखिए, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया ऐसे, ठीक, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अच्छा, दो थे कोटिलेडन्स और ये क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस है। कोटिलेडन्स की बात हटाइए, एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो ऊपर होगा प्लूम्यूल, उसके नीचे की तरफ होगा हाइपोकोटिलेडन्स, हाइपोकॉटिल, और हाइपोकॉटिल के नीचे होगा रेडिकल, और रेडिकल के नीचे क्या होगा, रूट कैप होगा। इतनी चीजें आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना करके रखे रहिएगा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव लेवल ऑफ द कोटिलेडन्स इज द इपिकॉटिल, यहाँ पे होगा इपिकॉटिल, है ना। आगे देखिए, विच टर्मिनेट इनटू द प्लूम्यूल, जो कि टर्मिनेट किस में होगा, प्लूम्यूल में टर्मिनेट हो जाएगा। और स्टेम टिप, उसे स्टेम टिप भी कहते हैं। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स इज कॉल्ड हाइपोकॉटिल। तो हाइपोकॉटिल क्या है, ये वाला रीजन है ना, सिलेंड्रिकल जो पोर्शन दिखाई दे रहा है। दैट टर्मिनेट एट द लोअर एंड ऑफ द रेडिकल, जो कि नीचे की तरफ रेडिकल में टर्मिनेट हो जाएगा। और रेडिकल के नीचे क्या होगा, रूट टिप होगा, और रूट टिप को बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। आप पहले रटो, मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो में बताइए कोटिलेडन्स कितना होगा, एक ही होगा, उसे क्या कहा जाएगा, स्कूटेलम कहा जाएगा, है ना। बताइए, प्लूम्यूल की आउटर कवरिंग कोलियोप्टाइल और रेडिकल की आउटर कवरिंग कोलियोराइजा कहा जाएगा। ये चीज माइंड में रखिए, है ना। बाकी ये तो आप जानते ही हैं, कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल के आउटर कवरिंग होगा, कोलियोराइजा रूट की आउटर कवरिंग होगी, और रूट कैप, ये चीज जानते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो, बोलिए कोलियोप्टाइल कितना होगा, यहाँ पे एक होगा, और उस कोलियोप्टाइल को क्या बोलेंगे, स्कूटेलम बोलेंगे। नीचे की तरफ नीचे की तरफ क्या होगा, प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल की आउटर कवरिंग कोलियोप्टाइल, उसके नीचे इपीब्लास्ट, उसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, रेडिकल, रेडिकल की आउटर कवरिंग क्या होगा, कोलियोराइजा होगा। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। आइए एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडन्स पोजेस ओनली वन कोटिलेडन। भाई यहाँ पे कोटिलेडन्स कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, है ना, सिर्फ एक ही होगा, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। और इसके एक कोटिलेडन्स को क्या कहते हैं, आप खुद से बताइए, स्कूटेलम कहते हैं, है ना। ये बात तो कहते हैं ना, वही तो बात हम आपको समझा रहे हैं। द एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडन्स पोजेस ओनली वन कोटिलेडन्स। In Grosses family, the cotyledons is called scutellum that situated toward the one side, एक साइड में होता है of the embryonal axis। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है, सिर्फ एक स्कूटेलम दिख रहा है। आगे एक बात बताइए, देखिए एट इट्स लोअर एंड, यदि नीचे की तरफ देखेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पे देखेंगे यहाँ पे, तो रेडिकल होगा, और रेडिकल की आउटर कवरिंग कोलियोप्टाइल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर एंड पे देखेंगे तो कोलियोप्टाइल होगा, प्लूम्यूल की आउटर कवरिंग, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, देखिएगा, एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एट इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल दैट रूट कैप इनक्लोज विद द अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, सॉरी कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या है, ये रूट की आउटर कवरिंग है, और कोलियोप्टाइल क्या है, तो ये शूट सिस्टम की आउटर कवरिंग है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लास्ट पॉइंट है, इस चीज को देखेंगे। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव, अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा
ऊपर वाला हिस्सा लेबल अटैच विद द स्कूटेलम, जो कि स्कैटुलम से अटैच होता है, दैट इज सिचुएटेड इन एपिकॉटिल। एपिकॉटिल हैज शूट एपेक्स, few leaf primordial enclosed in the hollow foliar structure of the coleoptile। मैं यहां की बात कर रहा हूं, इस चीज की बात कर रहा हूं, है ना, इस चीज की बात कर रहा हूं, कोलियोप्टाइल की बात कर रहा हूं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये चीजें आप जरूर वीडियो पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो और स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो, तो ये हमने आपको समझा दिया एम्ब्रियो क्या होता है। अब बताइए, एक बात बताइए, जब एम्ब्रियो पढ़ लिए तो अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सीड पढ़ाएंगे। देखिएगा, हमने आपको क्या समझाया था कि 3 स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर आर 3 स्ट्रक्चर इज फॉर्म। सबसे पहला नंबर था, दूसरा था, तीसरा था। पहला नंबर हमने आपको क्या पढ़ाया, तो एंडोस्पर्म पढ़ाया, एंडोस्पर्म। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ाया, एम्ब्रियो पढ़ाया। अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों जिसमें रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, सीड। तो अगला हेडिंग क्या होगा हमारा, सीड होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए, सीड क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीड के बारे में। आइए बिना देर किए डायरेक्टली शुरू करते हैं। सीड क्या होता है। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रख लेना बाबू, व्हाट इज सीड, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ सीड। यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, सीड होता है। इस चीज को अपने माइंड में रखे रहिएगा। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज द फर्टिलाइज ओव्यूल। अच्छा एक चीज समझना जरा, देखिए सीड कैसे बना। मान लीजिए ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल है और ये ओवरी है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। तो ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। वाइल ओवरी, ये है ना ओवरी, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। तो सीड का निर्माण कैसे होता है, ओव्यूल से, और फ्रूट्स का निर्माण कैसे होता है, ओवरी से होता है। जो आम आप खाते हैं ना, तो आम का जो छिलका छीलेंगे वो ओवरी का छिलका होगा, और जो बीज है ना वो क्या होगा, ओव्यूल होगा। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यानी जो सीड है ना, वो सीड किससे बना हुआ है, ओव्यूल से बना हुआ है। वाइल द सीड फॉर्म इनसाइड द फ्रूट्स। आप देखेंगे जो सीड होता है, जो बिया होता है, वो फ्रूट्स के अंदर होता है। आप खुद से बताओ, कमेंट करके बताओ, फ्रूट्स किसके मॉडिफिकेशन से बनता है, तो ओवरी के मॉडिफिकेशन से फ्रूट्स बनता है कि बात नहीं। तो ओवरी फ्रूट्स का निर्माण करेगा और ओव्यूल किसका निर्माण कर लेगा, सीड का निर्माण कर लेगा। आगे देखिए, द सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। अच्छा, सीड किसका बना रहता है, ये देखिए, यही तो सीड है, यही तो सीड है। तो सीड के बाहर क्या है, सीड कोट है। सीड के बाहर क्या है, सीड कोट है। एंडोस्पर्म में कोटिलेडन्स है। तो वही बातें यहां पे लिखी हुई है। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, सीड कोट के मिलने से बना होता है, कोटिलेडन्स को बना रहता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का मिलने से बना होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2 ठे कोटिलेडन्स है, बीच वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये सीड कोट है, आउटर कवरिंग। अरे भाई चना का जो छिलका छिलते हैं ना, चने के ऊपर छिलका, वही क्या होता है, सीड कोट कहलाता है। उसके अंदर 2 दलिया होता है, उसको एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। चना का जो नाक होता है उसे हम लोग एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है जो हमने आपको समझाया। और सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात हमने कर ली, है ना। तो ये बात किसकी थी, सीड की थी। थोड़ा सा और हम बात करेंगे। अच्छा एक आप समझिए,
जब आप गेहूं काटने के लिए जाते हैं तो जो गेहूं है उसे काट करके आप घर पे ला करके डेहरी में रख लेते हैं। डेहरी में जो है आप 6 महीना तक रखिए, साल भर रखिए, 5 साल तक रखिए, आपका गेहूं जो है डेहरी में रखने के फलस्वरूप फरेगा नहीं। वो उसका एम्ब्रियो जो है वो एक अलग ही पीरियड में चला जाता है, उसे बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं, जिसमें उसका एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, जिसमें वो जर्मिनेट नहीं करता है। समझ रहे हैं ना बातों को? तो वो पीरियड क्या कहलाता है? डोरमेंसी पीरियड कहलाता है। इस चीज को ध्यान में रखे रहेंगे। आइए थोड़ा सा और भी बात करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए हमने ये बात हमने समझाया हुआ पहले ही, ये मक्के का है ना, मोनोकोटिलेडन्स है। आप देख रहे हैं सबसे आउटर कवरिंग क्या कहलाएगा? पेरिकार्प, है ना। उसके अंदर होगा एंडोस्पर्म। आप जो मक्का का बिया देखते हैं उसके ऊपर देखिएगा पीले कलर की आउटर कवरिंग होता है। आउटर कवरिंग क्या कहलाएगा? पेरिकार्प कहलाएगा। पेरिकार्प को जब खोलेंगे तो उसके अंदर होगा एंडोस्पर्म होगा, है ना। एंडोस्पर्म को देखेंगे तो एंडोस्पर्म के नीचे इस तरीके की संरचनाएं देखने को मिलेगी। देखिए दो चीजें, एक होगा प्लूम्यूल और एक क्या होगा? रेडिकल होगा। बताइए प्लूम्यूल की आउटर कवरिंग क्या होती है? कोलियोप्टाइल, अभी हमने पिछले वाले स्लाइड पे बताया था। और रेडिकल की आउटर कवरिंग क्या होती है? कोलियोराइजा होती है। तो ये जो है ना, आप PYQ क्वेश्चन पेपर में जाकर के देख लेना, इसमें ABCD करके दिया हुआ था और पूछा हुआ था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? गिव द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये न्यूट्रिशन दे देता है इस एम्ब्रियो को, किसको? प्लूम्यूल और रेडिकल को। तो ये बातें हैं आपके एग्जाम में पूछी गई थी। ये डायग्राम रट करके जाना भाई। ये एक और भी डायग्राम है, देख लीजिए। ये कोटिलेडन्स है ना, ये सीड कोट है, बाकी ये रूट टिप, ये एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा हुआ। आइए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे सीड के बारे में। कोटिलेडन्स एट द एम्ब्रियो आर simple structure, generally thick and swell due to the storage of food material। एक चीज ध्यान में रखे रहेंगे, जो बीज होते हैं उसमें क्या है कि कोटिलेडन्स पाए जाते हैं। कोटिलेडन्स काफी सिंपल टाइप के होते हैं, फूल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोरेज होता है। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। मेच्योर सीड में बी ऑफ टू टाइप। नंबर 1 नॉन एल्बोमिनस, इसे एक्स एल्बोमिनस सीड भी कहा जाता है, और दूसरा कहा जाता है एल्बोमिनस सीड। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे भाई। सीड कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के, एक एल्बोमिनस सीड होता है और एक होता है नॉन एल्बोमिनस सीड। अब बात यह है कि एल्बोमिनस सीड, एक्स एल्बोमिनस सीड क्या होता है? नॉन एल्बोमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज द कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को खा जाएगा तो उसे बोलेंगे नॉन एल्बोमिनस सीड या फिर एक्स एल्बोमिनस सीड कहा जाएगा। एग्जांपल याद रखे रहेंगे, पी और ग्राउंडनट। अभी हमने पिछले समय में भी बताया था, वहां भी जब एंडोस्पर्म बता रहे थे तो वहां पे हम आपको समझाएं कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली एंडोस्पर्म को खा जाते हैं। उस तरीके के एम्ब्रियो क्या कहलाते हैं? नॉन एल्बोमिनस या फिर एक्स एल्बोमिनस सीड कहलाते हैं। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। देखिएगा नॉन एल्बोमिनस सीड क्या है। नॉन एल्बोमिनस सीड जो है ये कंप्लीटली कंज्यूम करेगा किसको? तो एंडोस्पर्म को। कौन? तो एम्ब्रियो, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन एल्बोमिनस सीड। जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करेगा, है ना, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? एल्बोमिनस सीड कहलाएगा, है ना। ये बातें हमने आपको समझाया। नॉन एल्बोमिनस सीड या एक्स एल्बोमिनस सीड कौन होते हैं? वे सीड नॉन एल्बोमिनस सीड कहलाते हैं जो नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, जिनके पास कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है, एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब इनका एम्ब्रियो डेवलप करता है
तो पूरे एंडोस्पर्म को खा जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, पी होगा और ग्राउंड नट होगा। जबकि एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं, एल्बुमिनस सीड वे होते हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली एंडोस्पर्म को नहीं खाते हैं। देखिएगा, एल्बुमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, कुछ बचा लेते हैं, एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे व्हीट, मेज, बार्ली और कैस्टर में देखने को मिलता है। तो ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। बातें क्या थी, एल्बुमिनस सीड की थी और नॉन एल्बुमिनस सीड की बातें हो गई। आगे एक रिमार्क है, रिमार्क जरा देख लेना, दो रिमार्क होगा। पहला रिमार्क है, इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर, बीट्स, रिमेनेंट्स, सॉरी, एक चीज ध्यान में रखे रहेंगे, कभी कभी देखा जाता है कि ब्लैक पेपर में, बीट्स में, ये सब में जो न्यूसेलर पार्ट होता है उसमें अवशेष के रूप में पाया जाता है, रेजिडुअल फॉर्म में पाया जाता है ना। और उस न्यूसेलस वाले भाग को पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें हैं पेरिस्पर्म की बात। ब्लैक पेपर में और बीट में इसमें देखने को मिलता है कि जो न्यूसेलर पार्ट है वो रेजिडुअल फॉर्म में पाया जाता है, अवशेष फॉर्म में पाया जाता है, उसे पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है। अभी इसी में ही चल रहा है सीड में। अगला पॉइंट देखिए, है ना, सीड में क्या है, इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल हार्ड एंड टफ एंड फॉर्म इनटू द प्रोटेक्टिव सीड कोट। देखिएगा, जो चना देखते हैं, चना की जो आउटर कवरिंग देखते हैं, वो जो सीड कोट है, वो सीड कोट वास्तव में कौन निर्माण किया है, तो इंटेगुमेंट से बना है। जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखे थे तो आउटर कवरिंग क्या था, इंटेगुमेंट था, और वो इंटेगुमेंट किसका निर्माण कर लिया, सीड कोट का निर्माण कर लिया। अच्छा, एक चीज और भी देखिए आप, यहां पे मान लीजिए ये चना है ना, ये मान लीजिए चना है, और चना का ये नाक वाला हिस्सा हुआ, है ना। तो चना की आउटर कवरिंग वो किससे बना है, इंटेगुमेंट से बना है। लेकिन ये जो इसका नाक है ना, वो नाक क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल। नाक क्या कहलाएगा भाई, उसका माइक्रोपाइल कहलाएगा। और ये माइक्रोपाइल क्यों बचा हुआ है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन की एंट्री हो सके, क्योंकि इस नाक से वाटर मॉलिक्यूल का एंट्री हो सके। कब, ड्यूरिंग जर्मिनेशन। द माइक्रोपाइल remain as a small pore in the seed coat. This facilitates the entry of oxygen, water into the seed during the germination, है ना। जो चना के ऊपर नाक जो दिखाई देता है वो माइक्रोपाइल का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो ऑक्सीजन को एंट्री करने में, ऐसे कह लीजिए वाटर मॉलिक्यूल को एंट्री करने में जर्मिनेशन के टाइम मदद करता है। एज द सीड मैच्योर, जैसे ही सीड मैच्योर होता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस। जैसे ही सीड मैच्योर होगा तो आप उसे धूप में सुखा देते, क्यों, क्योंकि पूरा धूप जो है वाटर को सोख ले, है ना। जैसे ही एज द सीड मैच्योर, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड द सीड बिकम ड्राई। वो जो सीड होते हैं सूख जाते हैं, लगभग 10 to 15% मॉइस्चर बाई मॉसेस। उसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, पानी का कांटेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और इस स्टेज में वो डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। मींस उसका जो बॉडी फंक्शन होता है या फिर जो भी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो स्लो डाउन होती है। देखिएगा, इन जनरली metabolic activity of the embryo slow down. The embryo may be enter another stage. That inactive stage is called as dormancy. अब जो बीज है ना, जिसको आप सुखा करके डेहरी में रख दिए, 5-6 साल बाद निकालेंगे, फिर से बोएंगे, फिर से वो फर जाएगा, तो वो जो गैप बचा 5-6 साल का, वो गैपिंग क्या कहलाएगा, डॉर्मेंसी पीरियड कहलाएगा। इट फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, यदि फेवरेबल कंडीशन आता है, यदि फिर से आप उसे पानी देते हैं, एटमॉस्फेयर वैसा देते हैं, दे जर्मिनेट, और वो ग्रो करके नए तरीके के प्लांट का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पे एक बात आ गई, डॉर्मेंसी पीरियड, इस चीज को ध्यान में रखते रहिएगा। आप यहाँ पे देखिए, यदि आप इसको देख रहे हैं ना, अनार को, तो ये अनार वास्तव में क्या है, ये है स्टिग्मा, है ना। यहां देखिए भाई, ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, ये छोटा सा स्टाइल, और नीचे फुला वाला ओवरी,
तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट्स में। और ओवरी के अंदर क्या? मल्टीपल ओव्यूल है। ये ओव्यूल किसका निर्माण कर लिया? सीड का निर्माण कर लिया, है ना। तो ओव्यूल क्या है? सीड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ना, ये फ्लावर था, फ्लावर में ये आप नोटिस करिए ना, ऐसे बना हुआ है। तो ये ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बना। ये इसके देखिए स्पोर आया हुआ, स्पोर आकर के रिप्रोडक्शन किया हुआ। तो लिखा हुआ यहाँ पे एज द ओव्यूल मैच्योर इनटू द सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट्स में डेवलप हो जाएगी। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट्स एंड वॉल ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। एक आप रिमार्क में देखना, आप दो तरीके के फ्रूट्स लीजिए, एक मैंगो माने आम लीजिए, है ना, और एक कोकोनट लीजिए, कोकोनट लीजिए। तो कोकोनट के ऊपर बाहर वाला छिलका जो होता है उसे पेरिकार्प, उसके अंदर रेसा रेसा होता है मीजोकार्प, और अंदरवा जो हार्ड होता है, लोहा जैसे हार्ड, ऐसे मारेंगे मुड़िया फूट जाएगा, तो जो हार्ड होता है उसे इंडोकार्प कहते हैं। वैसे ही आम में देखिए, आम का छिलका पेरिकार्प, जो मांसल हिस्सा काट काट के खाएंगे मीजोकार्प, अंदरवा बीज के बाहर इंडोकार्प। तो कोकोनट में मीजोकार्प रेशेदार होता है ना, उसे रसरी बनाया जाता है, लेकिन आम में मीजोकार्प को खाया जाता है। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। तो ये पेरिकार्प क्या है? ये आउटर कवरिंग है। ओवरी की आउटर कवरिंग क्या कहलाती है? पेरिकार्प। तो अगला हम लोग का टॉपिक क्या होगा? फ्रूट्स। पहले हमने क्या पढ़ाया आपको? सीड पढ़ाया, सॉरी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बाद से हमने आपको क्या पढ़ाया बताइए? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद से सीड। अब सीड के बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सीड में यदि और भी कुछ हो तो उसको डिस्कशन हम कर लेंगे। देखिएगा, सीड दो तरीके के, सॉरी फ्रूट्स दो तरीके के होंगे। अगला हेडिंग होगा हमारा फ्रूट्स। हेडिंग कर लीजिए फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स जो होते हैं ये दो तरीके का, एक होता है ड्राई फ्रूट्स और एक होती है फ्लैशी फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का मतलब जो आप काजू किशमिश बादाम देख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स। फ्लेशी फ्रूट्स इसे मांसल फल भी कहा जाता है। हालांकि एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हम एक बात बता रहे हैं, देखिए ये बातें आप रट जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रूट्स की बात करें ना, फ्रूट्स की बात करें दो तरीके के, एक होते हैं सीडलेस फ्रूट्स, है ना, सीडलेस फ्रूट्स, और एक होता है सीड बियरिंग फ्रूट्स। एक क्या होता है? सीड बियरिंग फ्रूट्स, है ना। सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं ना, सीडलेस जो फ्रूट्स होते हैं ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। इसीलिए इन्हें पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स, CARPY, कार्पी फ्रूट्स। ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स क्या होता है? वे फ्रूट्स, दोज फ्रूट्स विच फॉर्म बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉमनली नोन एज सीडलेस फ्रूट्स। आप बनाना देखिए ना, बनाना, बनाना यानी केला जो है वो क्या है? सीडलेस फ्रूट्स है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स कहलाते हैं। लेकिन अब बातें ये हो गई कि सीड बियरिंग फ्रूट्स क्या होते हैं। सीड बियरिंग फ्रूट्स आर एक्चुअली फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन। ये था विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये क्या होगा? फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, है ना। अब देखिए, सीड जो है फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बना, सीड जो है फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बना, लेकिन बना तो अब आगे देखिए क्या हो रहा है। ये दो तरीके का होगा, ये दो तरीके का होगा। एक को बोला जाएगा ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स, है ना, और एक को बोला जाएगा फॉल्स फ्रूट्स, है ना। फ्रूट्स दो तरीके के, ये सीड बियरिंग फ्रूट्स दो तरीके के, एक ट्रू फ्रूट्स और एक क्या होगा? फॉल्स फ्रूट्स होगा। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? दोज फ्रूट्स हु फॉर्म बाय ओवरी, इनका डेवलपमेंट किसी को होगा? ओवरी से होगा, तो इसे कहा जाएगा ट्रू फ्रूट्स कहा जाएगा। और इनका फॉर्मेशन ओवरी से नहीं होगा, ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट से हो, तो इसे फॉल्स फ्रूट्स कहेंगे। तो याद रखिएगा,
those fruits which form by fertilization and the ovary, then this is called true fruits, है ना। लेकिन वे फ्रूट्स जो फर्टिलाइजेशन से तो बनते हैं लेकिन ओवरी से नहीं बनते हैं, वो हाइपोथैलेमस की ग्रोथ से बनते हैं, उन्हें फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। जैसे एप्पल जो है ना, वो फॉल्स फ्रूट्स का एग्जांपल है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि फॉल्स फ्रूट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तब तक आगे एक एक पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे। अब ये देखिए, ये क्या है, इस चीज को जरा नोटिस करिए। ये डंडी है, ये फूल पहले ऐसे था, फूल ऐसे था, ये डंडी ऐसे भारी हो गया तो लटक गया, ये ऐसे था, तो ऐसे था। तो आप देखिए यहाँ पे जरा, ये क्या होगा, स्टिग्मा, ये देखिए स्टिग्मा स्टाइल और क्या होगा, ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होगा। और ये क्या होगा, थैलेमस होगा, है ना, ये क्या होगा, थैलेमस। तो ये थैलेमस ग्रो करेगा और थैलेमस ग्रो करके किसका निर्माण कर रहा है भाई, फ्रूट्स का निर्माण कर रहा है। तो ये थैलेमस जब ग्रो करके निर्माण करेगा तो इसे क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट्स कहेंगे। ये देखिए, ये एक फट्टी हुआ और एक दूसरा वाला फट्टी हुआ, है ना। और ये देखिए, ये स्टिग्मा स्टाइल और ये क्या हुआ, ओवरी हुआ, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और ये जो दोनों पार्ट है ये थैलेमस के ग्रोथ से बना है, थैलेमस से ग्रोथ से बना है। तो ये ओवरी से थोड़ी ना डेवलपमेंट हुआ, इसका थैलेमस से निर्माण हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट्स कहलाएगा। यानी एप्पल्स क्या होता है, फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। ये बात कॉन्सेप्ट रहा ट्रू फ्रूट्स का और फॉल्स फ्रूट्स का। डायरेक्टली यहाँ पे आइए, फ्रूट के बारे में अगला हेडिंग होगा सीड। सीड के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रूट। मोस्ट ऑफ प्लांट अक्सर पौधों में होता है। By the time of fruit development, the ovary and other floral part are degenerate and fall off. ओवरी से फ्रूट्स का निर्माण होता है। सॉरी, हम यह इस तरीके से पढ़िए, द मोस्ट ऑफ प्लांट बाय द टाइम ऑफ फ्रूट्स निर्माण के समय फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द ओवरी, फ्रूट्स ओवरी से बनता है। एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फॉल ऑफ, जो सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, एंड्रोसियम होता है, वो गिर जाते हैं। लेकिन ओवरी डेवलप करके किसका निर्माण कर देता है, फ्रूट्स का निर्माण कर लेता है। हाउएवर इन फ्यू स्पीसीज, जैसे कि एप्पल्स में देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है, सेब में देखने को मिलता है, इस सब में द थैलेमस also contribute the fruit formation and such fruits is called as false fruits. तो फ्रूट्स कितने तरीके के हो गए, दो तरीके के, एक हो गया ट्रू फ्रूट्स और एक क्या हो गया, फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स का निर्माण ओवरी से नहीं होगा, ट्रू फ्रूट्स का डेवलपमेंट ओवरी से होगा। मोस्ट ऑफ फ्रूट्स डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड दिस फ्रूट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट्स। और वे फ्रूट्स क्या कहलाएंगे, ट्रू फ्रूट्स कहलाएंगे। तो ये बातें आई होप आपको समझ में आ गई हैं। थोड़ा सा और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये बातें किसकी थी, ट्रू फ्रूट्स की थी और फॉल्स फ्रूट्स की थी। आगे देखिएगा, फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सच फ्रूट्स इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स। वे फ्रूट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं उन्हें पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल, बनाना इज द मोस्ट such example of the parthenocarpy can induce through the application of growth in hormones such as the fruits or seedless। अब तो आजकल ऐसे हार्मोन का यूज करके पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स का निर्माण किया जा रहा है ताकि नए नए तरीके जिसमें सीड कम किया जा सके। जैसे आप वाटरमेलन देखिए, है ना, तरबूज जिसको बोलते हैं, उसमें बिया बहुत ज्यादा होता है, आप खाएंगे तो बीच बीच में बिया आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें सीड कम करने के लिए पार्थेनोकार्पी के फलस्वरूप उसे डेवलप कराया जा सकता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप अब अगला हम लोग का टॉपिक आता है, सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म। मतलब सीड का एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। आइए इस बात को समझते हैं। एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज देखिए, इसको हेडिंग दे सकते हैं, एडवांटेज ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इस हेडिंग को लिख सकते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्म। पहला एडवांटेज है एडॉप्टिव स्ट्रेटजी फॉर द डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिट एंड हेल्प इन द स्पीसीज कॉलोनाइज्ड इन अदर एरिया। बीज बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बीज एक जगह से दूसरे जगह जाए
और वहां भी अपनी प्रजातियों का निर्माण कर सके, यानी एक ही एरिया में ही प्लांट न रहे, दूसरे एरिया में भी प्लांट का डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। ये क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया, ये इसका लाभ हो गया। दूसरा, सफिशियंट फूड रिजर्व, ये क्या करता है, सफिशियंट फूड रिजर्व को स्टोरेज करता है ताकि नए तरीके का जो प्लांट का डेवलपमेंट हो सके, उसका अपना फोटोसिंथेसिस कर सके। ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज, द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, जो सीड कोट है, जो सीड की कवरिंग है, वो एम्ब्रियो को सुरक्षा प्रदान करता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सीड का मेन काम है नए वेरिएशन करना, नए तरीके की चेंजेस करना। ये इसका क्या रहा, एडवांटेज रहा। और भी एडवांटेज है, 2-3 एडवांटेज है, जरा इसको देख लीजिए। सीड इज द बेसिक्स ऑफ आवर एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीकल्चर है ना, जो हमारी कृषि है, उस कृषि का सबसे यदि बेसिक नींव है, यदि ऐसे कह लीजिए बेसिक जो चीज है वो क्या है, सीड ही है। आप जरा सोचिए, यदि सीड ना होता तो क्या होता, क्या प्लांट होते, क्या आप खाना खा पाते, नहीं खा पाते। तो एग्रीकल्चर का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सीड है। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड द डोरमेंसी of the mature seed are crucial for storage of seed which can use as a food 1000 year also rise the crop to the next season। अच्छा, बिया के कारण ही हम नए सीजन में क्रॉप वो पाते हैं, मतलब जो फसल है वो पाते हैं। ये सीड का एडवांट है कि नए नए तरीके के सीजन में जो बीज बोए जाएंगे वो बीज ही होगा, वो पुराने सीजन का बीज होगा। पांचवा देखिए, इमेजिंग, आप जरा दिमाग से सोचिए, एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड। आप जरा सोचिए, यदि सीड ना होगा तो क्या होगा, और यदि सीड रहेगा तब क्या रहेगा। हमें तो लग रहा है सीड नहीं रहेगा तो आप खाए बिना मर सकते थे। इन फ्यू स्पीसीज सीड लॉस वैल्युबिलिटी इन फ्यू मंथ। अच्छा, कई जो बीज होते हैं ना, वो आज आप सीड खेत से लेकर के आए और 2 साल बाद जो है सीड खराब हो जाएगा, 5 महीने बाद बिया क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे सीड होते हैं जो 50 साल तक आप रख देना, उसका बिया खराब नहीं होगा। 20,000 साल तक रख देना, भाई उसका बिया खराब नहीं होगा। फिर से बोएंगे तो फिर से वो बिया क्या हो जाएगा, फर जाएगा। अभी मैं उसका एग्जाम्पल भी बता वाला हूं। देखिए, इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड लॉस वेबिलिटी within a few months seed have the large number of species live in the several year। कुछ ऐसे भी बीए होते हैं, ऐसे भी बीज होता है जो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। एग्जाम्पल के फलस्वरूप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। द ओल्डेस्ट, जो बहुत ही पुराना सीड है, दैट इज लुपिन। ये याद कर लेना, लुपाइन भी पढ़ते हैं कई लोग, लुपिन भी पढ़ते हैं। लुपाइन, लुपाइनस आर्कटिकस इसका पूरा नाम है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आर्टिका टुंडा। आर्टिका टुंडा से एक पौधा निकाला गया था जिसका नाम था लुपाइन, लुपिन इसका नाम था। ये जो लुपिन था ना, द सीड जर्मिनेटेड एंड द फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड द रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी। भाई 10,000 वर्ष बाद ये डेवलप करके नए प्लांट के नए फ्लावर का निर्माण कर दिया था। ये कौन सा प्लांट था, लुपाइन या लुपिनस आर्टिकस, आर्कटिकस इसका नाम है, लुपिनस आर्टिकस। याद रख रहेंगे, ये वैज्ञानिक नाम है, तो अलग अलग क्या रहेगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको, ऐसे है ना, अलग अलग अंडरलाइन कर लीजिएगा। 10,000 साल बाद डार्विन्सी के वो डेवलप किया था। और रिसेंट रिकॉर्ड, अभी रिसेंट रिकॉर्ड में देखा गया है 2000 ईयर ओल्ड, यानी 2000, समझ रहे हैं ना, यानी 2000 वर्ष पुराना वाइबल सीड इज ऑफन डेड पाम, है ना, इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो ये चीज आप याद में रखे रहेंगे कि भाई ये चीजें क्या है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये बातें हम लोगों की खत्म होगी। अब हमारा लास्ट चीजें बच रहा है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग एपोमिक्सिस समझेंगे
और पॉली एम्ब्रियोनिक समझेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप नोट्स बना लेना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके। आप यदि नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि सारे चैप्टर का एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वाइज मैं नोट्स आपको देने वाला हूं, ताकि सारी बातें समझ में आती जाए, है ना। बाकी आपको कोई भी डाउट है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, जहां पे आपका फुल डाउट सॉल्व करेंगे। मोबाइल नंबर है 91 20 34 28 46। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो रही है, हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, मोबाइल नंबर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लेंगे तो हम आपकी बातों को समझ सकते हैं। बाकी कोई डाउट है बेहिचक आप जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।